चार गोरी ननन की एक भाभी, काली भाभी। अनुज, मैंने तुझे इसीलिए बड़ा किया था कि तू अपनी माँ के सपनों को कुचल कर एक काली लड़की से विवाह कर ले और उसे घर ले आए। तुझे जात बिरादरी यहाँ तक कि अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रहा। तुझे इस पूरी धरती पर यह कलूटन ही मिली थी ब्याह करने के लिए। अनुज, अब सुप्रिया मेरी पत्नी बन चुकी है और आपको इतना कुछ कहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको इतनी ही आपत्ति है सुप्रिया से तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। माँ जी, इनकी बातों का बुरा मत मानिए आप। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं। यह आपसे भी बहुत प्यार करते हैं माँ जी। ओ कल्लो माई, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और अनुज, तुझे अपनी चार बहनों का भी ख्याल नहीं रहा कि उनकी भी शादी करना, उनका भी विवाह करना है। तुझे उनका तक ख्याल नहीं आया अनुज? अरे माँ, वो तो अभी हॉस्टल में है ना, वो तो हॉस्टल में रहती हैं अभी। माँ, मैं उनकी शादी बहुत अच्छी जगह करूँगा, फ़िलहाल तो वह हॉस्टल में है ना। अब तुझसे नाराज़ होकर भी मैं क्या ही कर लूँगी तेरा। अब मुझे इसे अपनाना ही पड़ेगा ना। तू इससे प्यार जो करता है। अब आजा बहू, दूर से खड़े खड़े क्या देख रही है? अपनी सास के पैर नहीं छुएगी क्या? ज़रूर छूऊंगी माँ जी। फिर सुप्रिया अपनी सास सुभद्रा के पैर छूती है। उसके बाद फिर सुभद्रा अपनी बहू सुप्रिया का गृह प्रवेश करती है। सुबह एक आदर्श बहू की तरह सुप्रिया सारे घर का काम करती है, जिसे देखकर सुभद्रा खुश हो जाती है। तूने आज सारे घर का काम संभाल लिया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। पर तू ये बता कि तूने मेरे गोरे से बेटे को कैसे फंसा लिया? तो जैसी काली लड़की के चक्कर में मेरा बेटा कैसे आ गया? मेरे बेटे ने तेरी इस काली सूरत में ऐसा क्या देख लिया जो तुझसे प्यार कर बैठा वो? माँ जी, उन्होंने मेरी इस काली सी सूरत को नहीं देखा, उन्होंने मेरे दिल को देखा। माँ जी, मेरे दिल को देखा है, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जी, उन्होंने मेरी बाहर की रंगत को ना देखते हुए उन्होंने मेरे दिल को पहचाना है, उन्होंने मेरे दिल को देखकर ही मुझसे प्रेम किया है। माँ जी। हाँ हाँ, चल ठीक है, तू मेरे लिए कुछ अच्छा सा चटपटा सा नाश्ता बना दे। सुबह तेरे हाथ का जो मैंने हलवा खाया था ना, उससे मेरा मुंह मीठा मीठा हो गया है और मेरा मन भी मीठा हो रहा है। जी माँ जी, अभी रुकिए, 15 मिनट में मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। भजिए वाले पकोड़े लेकर आती हूँ माँ जी, पुदीने की चटनी के साथ। फिर सुप्रिया अपनी सास को प्याज और आलू के भजिए बनाकर खिलाती है पुदीने की चटनी के साथ, जिससे सुभद्रा खुश हो जाती है और सुभद्रा को वह नाश्ता बहुत पसंद आता है। समय बीतता जाता है। कुछ दिन के बाद उसकी चार गोरी ननद हाथों में गिफ्ट और सूटकेस लेकर चारों आ जाती। दरवाजे पर खड़ी चारों बातें करती है। मुझे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा नई भाभी से मिलने के लिए। नई भाभी कैसी होंगी हमारी? हम गिफ्ट लेकर आए हैं नई भाभी को देने के लिए, हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। सुन साक्षी, तू दरवाजे की जरा बेल बजा, मेरे हाथ में गिफ्ट है। अरे इनफैक्ट मेरे हाथ में भी तो गिफ्ट है, फिर मैं कैसे बेल बजा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं अपने हाथों का गिफ्ट नीचे रख देती हूँ, फिर बेल बजाती हूँ। साक्षी गिफ्ट ज़मीन पर रख देती है और डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजते ही सुप्रिया आती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे आप कौन हैं? मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी देखिए कौन आया है। अरे लगता है माँ ने मेड भी रख ली है, कितनी काली सी है ना ये मेड। सुनो, माँ और भाभी को बुलाओ ना। तभी सुप्रिया के आवाज़ लगाने पर सुभद्रा बाहर आती है और जब चारों बेटियों को देखती है तो खुश हो जाती है। अरे तुम चारों अचानक कैसे आ गई? तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ, तुम अचानक आ गई। क्या माँ? उन चारों के हाथ से गिफ्ट छूटकर नीचे गिर जाता है। जब सुभद्रा उनसे कहती है कि यह तुम्हारी भाभी है, वह कहती, क्या इतनी काली सी हमारी भाभी? नहीं माँ, ये हमारी भाभी नहीं हो सकती। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? ये काली सी नौकरानी जैसी लड़की, क्या ये हमारी भाभी है? हमारी भाई की पसंद इतनी गंदी है? छी!
ऐसे नहीं हो सकता माँ, हमारे भाई की पसंद इतनी गंदी नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने गरम तवे पर इसको रख दिया होगा, तभी ये इतनी काली हो गई। तभी तो ये इतनी काली सी हो गई है। माँ, ये सब क्या है? हम तो अपनी भाभी से मिलने के लिए आए थे और इतने सारे तोहफे लेके आए थे। हमें क्या पता था कि भैया की पसंद इतनी गंदी होगी। माँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं भैया हमारे साथ? हाँ, भैया ने शादी भी की है तो ऐसी काली कलूटी बैंगन जैसी लड़की से की है। सुभद्रा कहती है, तुम चारों अपनी जुबान संभाल कर बात करो, भाभी है ये तुम्हारी। काहे की भाभी, ये तो हमारे साथ खड़ी होने के काबिल भी नहीं है। कहाँ हम गौरी चिट्टी चारों बहनें और कहाँ ये कोयला। हम क्या हॉस्टल से भागे भागे इस काली से मिलने आए थे? सारा मूड खराब कर दिया। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। यह सुन अपनी काली भाभी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और चारों गौरी ननंद अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुभद्रा सुप्रिया को संभालती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। थोड़े ही दिनों में तुम चारों पांचों घुल मिल जाओगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अगले दिन सुप्रिया अपनी ननंद के कमरे के सामने से गुजर रही थी तो शिवानी अपनी काली भाभी को परेशान करने के लिए अपना पैर आगे कर देती है और सुप्रिया उसके पैर से गिर जाती है और चारों हंसने लगती। क्या हुआ भाभी, गिर गई क्या? कल्लो माई तो गिर गई। कहीं चोट तो नहीं आई भाभी आपको? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना भाभी? अरे जाने दो, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए ऐसी काली भाभी के साथ तो। चलो जल्दी से उठो और अब हमारे चारों के लिए पास्ता बनाकर लेकर आना। जाइए जाइए, उठिए, हमारे लिए पास्ता बनाकर लाइए और साथ ही में ऑरेंज जूस भी लेकर आइए। जी दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर बाद सुप्रिया उन चारों गोरी ननंद के लिए पास्ता बनाकर लेकर आती है और साथ ही ऑरेंज जूस भी लेकर आती है। तभी चारों मेकअप करती हुई सुप्रिया को दिखती है। तब सुप्रिया कहती है कि दीदी, आप ये कौन सा मेकअप लगा रही हो? दीदी, इस क्रीम को लगाकर क्या मैं भी अच्छी दिखूंगी? दीदी, आप इस क्रीम को और मेकअप करना मुझे भी सिखा देंगी क्या, जिससे मैं भी अच्छी लग सकूं? क्या मेकअप? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना ब्रांडेड मेकअप लगाने की। वो सीखना तो बहुत दूर की बात है और इस काली सी सूरत पर तुम मेकअप कर लोगी ना, तब भी ये सूरत ऐसी ही दिखेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बड़ी लाडो रानी मेकअप लगाने। चलो जाओ यहाँ से। दीदी, मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे काला ही बनाया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या काले लोगों की जिंदगी नहीं होती, उनका मन नहीं होता क्या? तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सिर्फ ताने सुनना ही लिखा है, समझी? यह सुनकर सुप्रिया अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और धीरे धीरे समय गुजरता है। चारों ननंद अपनी भाभी को कालेपन के हमेशा ताने मारती रहती थी। कभी अपना पैर अड़ाकर उसे गिरा दिया करती थी, लेकिन फिर भी सुप्रिया अपने घर में शांति हमेशा बनाए रखती थी, कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। कुछ समय गुजरता है और सुप्रिया माँ बन जाती है। कुछ समय बाद ही वो एक प्यारे से सांवले बेटे को जन्म देती है। सुप्रिया की सास मंदिर गई थी और तभी चारों ननंद के कुछ फ्रेंड्स घर पर आती हैं और वह किटी पार्टी करती हैं। वाओ, कितना मज़ा आ रहा है ना किटी पार्टी में। अच्छा सुन, तू रोज़ किटी पार्टी किया कर, बहुत मज़ा आ रहा। अच्छा सुन, तूने अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए कहा या नहीं? भूख लगी जा रही है हमको। अच्छा रुक, मैं अभी भाभी से बोलती हूँ। भाभी भाभी, आपने खाना बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ हम भूखे मरे जा रहे हैं, कब खाना लगाओगे आप? जी दीदी, लाती हूँ, बस थोड़ी ही देर में मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। सुनिए दीदी, मुन्ना जा गया है, आप उसे थोड़ी देर संभाल लीजिए तो मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। ओह गॉड, ओके ठीक है, आप मुझे उसे मेरे हाथ में दे दीजिए। फिर सुप्रिया अपने बच्चे को साक्षी के हाथ में दे देती है, लेकिन साक्षी ज़्यादा देर उस बच्चे को संभाल नहीं पाती है।
ओहो, इस कलूटे बच्चे ने तो मुझे गीला कर दिया है, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, शू शू कर दी है इसने। इसे रूम में ही पटक कर मैं अभी आती हूँ, नहीं तो ये मेरी किटी पार्टी बर्बाद कर देगा। यह कहकर साक्षी उस बच्चे को लेकर रूम की ओर चली जाती है और उसे रूम में ही छोड़ आती है, जहाँ वो बच्चा अकेला पड़ा रोता रहता है और सुप्रिया किटी पार्टी में खाना सर्व करती है। सभी दोस्तों के जाने के बाद सुप्रिया अपने बच्चे के बारे में पूछती है कि दीदी मेरा बच्चा कहाँ है। दीदी मैंने तो आपसे कहा था कि आप उसे संभाल लेना। हे भगवान, कहाँ है मेरा बच्चा? दीदी आपने उसे संभाला क्यों नहीं? कहाँ है वो? भगवान, मुझे तो उसके रोने की आवाज़ आ रही है। कहाँ है वो? कमरे में है वो। फिर सुप्रिया भागते हुई अपने बच्चे के पास कमरे में जाती, जहाँ वह बहुत तेज तप रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ही सुप्रिया की सास और उसका पति वहां आ जाते हैं। बच्चा चुप न होने के कारण वह तीनों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बच्चे को निमोनिया होने की शिकायत बताते हैं। यह सुनकर सुप्रिया अपनी ननद से कहती है, अपने बच्चे की यह हालत देखकर सुप्रिया अपनी ननद से ये कहती है कि देखिए ना, आपकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की ये हालत हो गई है। छोटे से बच्चे को निमोनिया हो गया है। अरे आपको दुश्मनी मुझसे निकालनी थी ना तो मुझे मार लेती, लेकिन उस बच्चे से तो दुश्मनी न निकालती दीदी आप। आपको मेरे बच्चे के साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी दीदी? मैंने आपके गेस्ट को संभाला, आपके कहने पर मैंने सारा काम किया और आपने मेरे साथ ऐसा किया दीदी। क्या तुम चारों के पास बच्चा था और तुम चारों ने उसे गीला छोड़ दिया? इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम तो बुआ हो ना उसकी। सुभद्रा यह अपनी चारों बेटियों से कहती है। उसके बाद सुप्रिया का पति कहता है, क्या तुम चारों की गलती है? क्या तुम चारों ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है? तुम चारों की वजह से आज वो तड़पता रहा बुखार में। बस बहुत हो गया। तुम चारों को मेरी पत्नी से और मेरे बच्चे से प्रॉब्लम है ना? हम तीनों घर छोड़कर चले जाएंगे माँ। भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए ना। हम नहीं जानते थे कि मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया हमें माफ़ कर दीजिए ना। हाँ भैया भाभी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना। हमें अकल आ गई है कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, शकल सूरत नहीं। हम चारों का दिल अच्छा नहीं है भैया, अब हमें अकल आ चुकी है। हम समझ चुके हैं कि भाभी कितनी अच्छी है दिल की। चारों को हमारी गलती का पछतावा है। आगे से हम चारों ये सब कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ भैया भाभी रुक जाइए ना, हमें छोड़कर मत जाइए ना। सुप्रिया कहती है, सुनिए जी, इन्हें माफ़ कर दीजिए। अब मुन्ना ठीक हो जाता है और ननंद भाभी के बीच प्यार की नोक-झोंक शुरू हो जाती है। गरीब सहेली के बर्थडे पे आई दो अमीर सहेलियाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। मोना और रिया, तुम दोनों ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल जो मनाया है। अरे मैंने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मेरा बर्थडे इतना अच्छा मनेगा। बस 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 ना, अब ज़्यादा मत कर बस। चल ये फॉर्मेलिटी ना आप किसी और को दिखाइयो। तो केक कट कर, कब से केक खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। केक काटना, जल्दी से केक खिलाओ, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। बस यार 2 मिनट, बस अरमान अभी आता ही होगा। अरे ये अरमान का किस्सा कभी ख़त्म क्यों नहीं होता? अरमान तेरे लायक नहीं है। तू इतने अमीर परिवार से है, तेरे परिवार का नाम पूरे शहर में चलता है और तू अरमान के पीछे पड़ी हुई रहती है हमेशा। वो अरमान कितना गरीब है, उसकी औकात तो तेरे घर में नौकर बनने की भी नहीं है। दोनों ये बात क्यों नहीं समझती कि मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ। अरमान के गरीब होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूखी रोटी खाकर भी अरमान के साथ अपना जीवन गुजार लूँगी। किंजल इतना कह रही होती है, इतने में ही अरमान वहाँ पर आ जाता है।
हैप्पी बर्थडे किंजल। सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद फूल लेकर आया हूँ। कितने प्यारे फूल है अरमान। अरमान ये फूल तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच अरमान, तुमने मेरे बर्थडे पर मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट दिया है क्योंकि मुझे यह फूल बहुत पसंद है। किंजल अरमान के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक कट करती है। यह देखकर रिया और मोना को बहुत गुस्सा आता है और यह देखकर मोना और रिया वहाँ से चली जाती है क्योंकि मोना, रिया और किंजल तीनों ही बहुत अमीर परिवार से होती है। अरमान एक गरीब परिवार से होता है। वह बहुत ही गरीब लड़का है अरमान, जिससे किंजल बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बात मोना और रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मोना और रिया अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके गरीब होने के कारण वह उससे दूर रहना चाहती है, लेकिन किंजल अरमान से बहुत प्यार करती है, जिसके चलते मोना और रिया किंजल को हमेशा अरमान से दूर रहने के लिए बोलती है। इतना टाइम हो गया ना किंजल, हमें एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। तू तो अपने उस गरीब बॉयफ्रेंड के का पीछा ही नहीं छोड़ती, बस उसी से चिपकी रहती है हमेशा। तूने तो हम लोगों से बात भी करना बंद कर दिया है। ना जाने आज तू कैसे हम लोगों के साथ आ गई। मुझे तो लगा था कि तू आज भी अपने उस फटीचर बॉयफ्रेंड को लेकर ही आएगी। मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ, मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। अगर तुम दोनों को अरमान से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सॉरी बाबा, अब हम कुछ नहीं कहेंगे अरमान के बारे में। वैसे मैंने यह प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए बनाया था। वैसे मेरे पापा के दोस्त राज मल्होत्रा के बेटे, मेरा रिश्ता तय हो गया है और कुछ ही महीनों में मेरी शादी है। और यार शादी के बाद तो फिर तेरी ऐशी ऐशे। मेरे डैडी भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और जल्द ही मेरी भी शादी हो जाएगी। किंजल सब सुन रही थी। किंजल रिया और मोना की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही महीनों में किंजल और रिया की शादी हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद किंजल भी अरमान से शादी कर लेती। शादी करने के बाद किंजल सारी जिम्मेदारी अच्छे से उठाती है, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। बहू ये तो क्या कर रही है? माँ जी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, धोने के लिए जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े धो देती हूँ। अरे बेटा तो इन कपड़ों को छोड़ और जाकर थोड़ा आराम कर ले। जा जा उठ, तू आराम कर। ये सारे कपड़े माला धो देगी, तू तो जा जाकर आराम कर। हाँ भाभी मैं सारा काम कर दूंगी, मैं सब कपड़े धो दूंगी, आप जाइए आराम कीजिए। काम कर दूंगी। माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ, बहू का तो फर्ज होता है कि वो घर के सारे काम करे और घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाले। माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का फर्ज होता है कि वह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाले और घर के सारे काम करे। कि बेटी तुम एक अमीर परिवार से हो, हमारे जैसे गरीब परिवार से नहीं हो। तुम्हारे यहाँ तो कोई तुमसे एक गिलास पानी भी नहीं मांगता होगा और यहाँ तुम कपड़े धोने बैठ गई हो। इतना काम कैसे करोगी बेटा? हाँ तुम हम सबके गंदे कपड़े धो रही हो बेटी। अरे माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा फर्ज है इस घर के सारे काम करने का, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं माँ जी। ये मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगी, ये सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं। शादी के पहले माँ जी मैंने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। आप मेरी जिम्मेदारियों को निभाने दीजिए, आप जाकर आराम कीजिए और मैं सारा काम कर लूँगी। किंजल की बातें सुनकर किंजल की सास मालती की आंखों से आंसू आ जाते। किंजल अमीर परिवार की बेटी होने के बावजूद भी किंजल को जरा सा भी घमंड नहीं था। किंजल सारे घर का काम अपने हाथों से करती थी, उसे कोई घमंड नहीं था।
यहाँ सारे ऐशो आराम नहीं होने के बाद भी किंजल हमेशा खुश रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। उधर मोना और रिया शादी के बाद बहुत खुश थी, ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी जीती है। ऐसे ही समय गुजरता है और किंजल का जन्मदिन आने वाला होता है। माला, अगले हफ्ते किंजल का जन्मदिन है, अरमान अपनी बहन माला से कहता है। माला, शादी के बाद किंजल का पहला जन्मदिन है उसके ससुराल में। मैं चाहता हूँ कि उसका जन्मदिन अच्छे से मनना चाहिए। मैंने हलवाई से बात कर ली है माला, और उसका जन्मदिन हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। माला, तुम इस पूरे घर को अच्छे से सजा देना। मैं कुछ महीने से पैसे जोड़ रहा था, मैं उन पैसों से सारा सामान लाकर दे देता हूँ तुम्हें। किंजल के जन्मदिन पर हमें कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। शादी के बाद से मैंने किंजल को कुछ नहीं दिया। मैं उसको एक सोने का हार देना चाहता हूँ। जो पैसे मैंने जोड़ रखे हैं उनसे मैं किंजल के लिए एक सोने का हार बनवाऊँगा। हाँ बेटा, आज तक बहू ने कुछ नहीं मांगा। शादी के बाद से अभी तक बहू ने कुछ भी हमसे नहीं मांगा। वह तो हमारे साथ इस गरीबी में भी खुशी खुशी रह रही है। हाँ बेटा, उसका इतना हक तो बनता है। तू एक काम कर, जा किंजल बहू की सहेलियों को भी बुला ले। अपनी सहेलियों से मिलेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं किंजल के दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। मैं उन्हें भी उसके जन्मदिन के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद अरमान मोना और रिया को फ़ोन करता है और उन्हें किंजल की बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। रिया और मोना किंजल की बर्थडे पार्टी में आने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद मोना और रिया दोनों आपस में मिलते हैं। मोना, किंजल का फटीसर पति, अपने घर किंजल की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो भी अपने घर। मैंने तो किंजल से पहले ही कहा था कि तू उसका साथ छोड़ दे, मगर किंजल ने हमारी एक भी नहीं मानी और पछता रही है। अब न जाने कैसे उसके घर में रह रही होगी उसके साथ। मैंने तो कभी ऐसी लो क्लास, थर्ड क्लास पार्टी भी नहीं देखी है मैंने तो कभी। जाने वहाँ जाकर क्या क्या देखने को मिलेगा। अरे चलते हैं ना, हम भी तो देखें कि लो क्लास, थर्ड क्लास पार्टी कैसी होती है। और हमारे पास तो मौका भी है उस अरमान की औकात याद दिलाने का और उसे मज़ा चखाने का। समय गुजरता है और किंजल का जन्मदिन आ जाता है। मालती किंजल को इसी बहाने बाहर ले जाती है। पीछे माला और अरमान किंजल के जन्मदिन की तैयारी शुरू कर देते हैं। किंजल जैसे ही घर आती है अपने बर्थडे की पार्टी के लिए घर में डेकोरेशन देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आप सबको मेरी बर्थडे का दिन याद है। वाह, मैं तो समझी थी सब भूल ही गए होंगे। आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, इतना घर सजाया, केक मंगवाया, इतना सब किया। ये बर्थडे मेरे लिए स्पेशल होने वाला है। इतना देखकर किंजल की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतने में ही मोना और रिया भी वहां आ जाते हैं। तुम दोनों और यहाँ? मैंने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि तुम दोनों यहाँ। मैं तुम दोनों से अपने बर्थडे पे मिलूंगी। थैंक्स सो मच यहाँ आने के लिए। यहाँ हमें तुम्हारे पति ने इनवाइट किया है। वैसे किंजल, तुम्हारी बर्थडे पार्टी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? इससे पहले तुम्हारा बर्थडे हमेशा किसी बड़ी होटल में सेलिब्रेट होता था, फिर इस बार ऐसा क्यों? हमने तो सोचा था किंजल कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बर्थडे की पार्टी बहुत अच्छे से देगा। हमें क्या पता था। लेकिन ये क्या, इसने तो इसकी औकात जितना ही किया है। रिया की बात सुनकर किंजल के ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता है। इतने में ही किंजल बोल पड़ती, दोनों अभी तक नहीं सुधरी। तुम दोनों का क्या हक बनता है मेरे घर पर आने का, मेरी ससुराल में आकर मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करने का। मेरे ससुराल वाले तुम्हारे ससुराल वालों के जितने अमीर भले ही न हों, लेकिन यह मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
यह लोग मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तुम दोनों को तो सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है ना कि प्यार। तुम दोनों के पति ने तुम दोनों से आखिरी बार प्यार से बात कब की थी, क्या याद है तुम्हें? दोनों के पति तुम्हें शॉपिंग करने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन मेरा पति मुझे अपना समय देता है, अपना प्यार देता है। किंजल की बात कई हद तक सही होती है। इसकी वजह से मोना और रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। मोना और रिया को अपनी गलती का एहसास होते ही मोना और रिया किंजल के ससुराल वालों से माफ़ी मांगती है और कहती हैं, आप सब हमें माफ़ कर दो। हमें किंजल की बात सुनकर अब सब समझ में आ गया है कि किंजल कितना सही बोल रही है। पैसों में इतना खो गए कि हमें प्यार कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप लोगों के घर हमने प्यार देखा, अपनापन देखा। रिया और मोना को अपनी गलती का एहसास होता देख किंजल के ससुराल वाले उन दोनों को माफ़ कर देते। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। किंजल और उसकी दोनों सहेलियां मोना और रिया खुशी खुशी अपना बर्थडे मनाती हैं और मोना और रिया खुशी खुशी अपने घर जाती हैं।